एक और जज अड़ गए और उसके बाद सेक्टर कमांडर को बुला लिया गया। ये जज साहब की कहानी क्या है और सेक्टर कमांडर कौन से जिनको अदालत ने तलब कर लिया, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और कराची के अंदर भी पुलिस को फेंटा पड़ गया, बिल्कुल इसी तरह जैसे भावल नगर में हुआ था। ये पुलिस के साथ हो क्या रहा है और वहाँ पे एक मुतालबा किया जा रहा है कि इस बार जो यूनिफॉर्म्ड लोग हैं उनके खिलाफ FIR होगी क्या, FIR हो सकेगी या नहीं, ये भी आपको इसी वीलॉग में बताया जाएगा। और अगर आप तनख्वाहदार हैं, आप तनख्वाह ले रहे हैं, तो फिर आप समझें कि शेर अफजल मरवत साहब ने जो कहा था ना, आपके साथ वही हो गया। कैसे हुआ ये भी पूरी डिटेल के साथ इसी वीलॉग में बताया जाएगा। लेकिन वीलॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ये जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे। और यही वो फेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास, न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, आज बहुत बड़ी स्टोरीज हमारे पास मौजूद हैं। चौधरी साहब से आपने हेडलाइन सुन ली होंगी। पहली स्टोरी की तरफ आते हैं फौरी तौर पे। जज मोहम्मद अब्बास, ये नाम आपने शायद पहले ना सुना हो, आज सुनेंगे। इनके हवाले से एक बहुत बड़ी स्टोरी आएगी, डिटेल बताएंगे आपको जावेद चौधरी साहब। सरगोदा के अंदर जज हैं मोहम्मद अब्बास, वो सेशन जज हैं और सेशन जज स्पेशल हैं, इंसदाद दहशतगर्दी के अदालत के हैं। आपको कुछ दिन पहले याद होगा कि उमर अयूब साहब सरगोदा गए थे और वो जज साहब के सामने पेश होना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने अदालत के सामने गाड़ियां खड़ी कर दी थी और उमर अयूब साहब को अदालत के अंदर दाखिल होने का मौका नहीं दिया था। और वहाँ पे बल्कि कुछ तस्वीरें छपी हैं कि जिसमें उमर अयूब साहब अदालत के गेट के ऊपर आए तो पुलिस वालों ने एक दूसरे के हाथ पकड़ के एक ह्यूमन चेन बनाई हुई थी और उमर अयूब साहब को उसके अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया। उमर अयूब साहब ने वहाँ से खड़े होकर वीडियो भी बनाई थी और बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रोटेस्ट किया था उसके ऊपर। अब जो जज मोहम्मद अब्बास हैं, वो जो जज साहब थे अंदर, उनका नाम मोहम्मद अब्बास है। तो जज मोहम्मद अब्बास साहब ने एक दरख्वास्त लिखी है चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट को। उसमें उन्होंने कहा कि जब मैं अप्रैल में यहाँ पे अपॉइंट हुआ था तो मुझसे रब्ता किया गया और जो रब्ता किया गया वो मुकामी ISI के ऑफिसर्स ने किया और उन्होंने कहा कि जी हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने इनकार कर दिया। फिर उसके बाद मुझे धमकाया गया, मुझे ये बताया गया कि आपके घर पे फायरिंग भी हो सकती है, आपके जो अजीज़ रिश्तेदार हैं उनको गिरफ़्तार भी किया जा सकता है। और कुछ लोग मेरे अजीज़ रिश्तेदारों तक पहुँचे भी। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जब उमर अयूब साहब का वक्त आया और उन्होंने पेश होना था तो मुझे यरगमाल बना लिया गया। और फिर जब उमर अयूब साहब आए तो उनकी समाअत थी तो उन्हें बाहर रोक लिया गया और मुझे अंदर यरगमाल बना लिया गया। और वहाँ पे करबला का एक सीन था कि मुझे पानी तक नहीं पीने दिया गया। और उसके बाद जब तक अदालत का वक्त ख़त्म नहीं हुआ मैं अंदर मैसूर रहा। और जब ये दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट पहुंची चीफ जस्टिस साहब के पास तो उन्होंने आज तारीख दे दी और सरगोदा के जो सेक्टर कमांडर हैं ISI के, उनको तलब कर लिया कि आप आएँ और आके बताएं कि आपने ये क्यों किया। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि सेक्टर कमांडर वहाँ पे पहुँचेंगे। उसकी वजह यह है कि फ़ौज के अंदर एक चेन ऑफ कमांड होती है कि जब तक आपको ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा आप किसी अदालत के अंदर पेश नहीं हो सकते। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर ज़ोर देगी हाई कोर्ट तो उसके बाद फिर ज़ाहिर है या एडवोकेट जनरल पेश होंगे या फिर हो सकता है वफाक से अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को बुला लिया जाए और वो अदालत के अंदर पेश हो। तो अब ये फटा पड़ गया बहुत ज़्यादा फ़र्क और ये फटा जो है बढ़ता चला जा रहा है। और अब सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने एतराज़ किया था, उसके बाद फिर सारी हाई कोर्ट के जजेस ने एतराज़ करके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक बाकायदा रिपोर्ट दी थी जिसके अंदर लाहौर हाई कोर्ट के थे, कराची हाई कोर्ट के थे, फिर बलूचिस्तान हाई कोर्ट के भी जजेस थे, पेशावर हाई कोर्ट के जजेस ने भी कहा। और उसके बाद फिर अब ज़ाहिर लोअर जुडिशरी तक मामला पहुंच गया। अब सेशन जजेस जो हैं वो बोल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये गंद जो है ना ये फैलता चला जा रहा है और अल्टीमेटली इसे अगर समेटा ना गया तो फिर हो सकता है कल को सिविल जजेस जो हैं वो भी खड़े हो जाएँ और कहीं ऐसा ना हो कि अदालत जो है उसकी तरफ से बाइकाट करने का ऐलान कर दिया जाए, जजेस जो हैं वो केस लेने से इनकार कर दें या वो ये कहें कि जी हम तो अदालत में बैठ ही नहीं रहे और जो आपने इंसाफ करवाना है फिर अपने जज भी आप खुद लेके आ जाए। तो ये मसला जो है बड़ा सीरियस और गंभीर होता चला जा रहा है। यहाँ पे एक और चीज़ है जिसका हवाला देना ज़रूरी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस लेटर को बहुत ज़्यादा उठा रही है और ऐसा महसूस होता है कि किसी जगह पे जज या कोई वकील बोलता है
और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ट्रोलर्स हैं वो उस चीज़ को उठा लेते हैं, उठा के उसको टॉप ट्रेंडिंग में ले जाते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्योंकि इस इशू को ऑन कर लिया जो ज़्यादा ख़तरनाक है, इसका मतलब ये हुआ कि आप एक डिवाइड क्रिएट कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर, कि आप ये चाहते हैं कि अदलिया जो है जहाँ पे आपको महसूस हो कि उनका मौक़िफ़ हमारे साथ मैच करता है तो आप फौरी तौर पर जज को के साथ जिंदाबाद लगाना शुरू कर दें, और जिस जगह आपको फील हो कि अदालत जो मेरिट पे फैसला कर रही है तो फिर आप उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दें। जैसे कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ अभी भी कंपेन चल रही है, इस वक्त भी जस्टिस अमर फारूक साहब के खिलाफ भी कंपेन चलती रही। तो जहाँ पे महसूस होता है कि जजेस जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फेवर नहीं दे रहे तो उनके खिलाफ कंपेन शुरू हो जाती है। और जहाँ पे ये फील होता है कि कोई जज जो है वो खड़ा हो गया किसी जगह पे, या फिर उसने स्टेट के ख़िलाफ़ बात करनी शुरू कर दी है, या उसने जो मौजूदा सिस्टम है उसको ब्रेक करना शुरू कर दिया है, तो फिर फौरी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको सपोर्ट करना शुरू कर देती है। तो इस वक्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्रोलर जो हैं वो सिर्फ एक ही नाम ले रहे हैं और वो नाम है जज अब्बास। तो अब जज अब्बास जो है ना उसके साथ खड़े हैं, और कल को अगर जज अब्बास साहब ने कोई इनके खिलाफ फैसला कर दिया या इनकी तवक्कुआत के खिलाफ फैसला कर दिया तो फिर आप देखिएगा जज अब्बास साहब के साथ बनता क्या है। तो अब सारे फैसले जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया के जरिए करवा रही है। तो है अफसोसनाक वाक़या, नहीं होना चाहिए था। हाँ, मतलब पीटीआई को जज और पीटीआई को इंसाफ अपनी मर्जी का चाहिए, सही यही निकल सकता है। सबको ही इंसाफ अपनी मर्जी का चाहिए, जज भी अपनी मर्जी की चाहिए, सिर्फ एक नहीं, पूरी सियासी जमातें जो सबका ये अलमी है। ठीक है, दूसरी स्टोरी की तरफ चलते हैं। पुलिस का बड़ा रौब हुआ करता था जी, क्योंकि वो अक्सर फेंटा लगा देते थे, लेकिन कुछ अरसे से ये मामला बिल्कुल उल्टा हो रहा है कि पुलिस को फेंटा पड़ रहा है। पहले भावलनगर में हुआ, अब कराची में एक बहुत बड़ा वाकया हो गया। डिटेल्स बताते हैं आपको जावेद चौधरी साहब। अब भावलनगर का एक वाकया हुआ था ना, आपको याद होगा कि फौज वहाँ गई थाने के अंदर और उन्होंने जो वहाँ पे पुलिस एहलकार थे, एएसआई थे, कोई एसएचओ थे, उन सबको फेंटा लगा दिया। और फिर वो वीडियो जो थी वायरल हुई और उसके ऊपर फिर एक तहकीकाती कमीशन बना और ये फैसला हुआ कि अब ये जो कमीशन की रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद फैसला करते। अभी तक वैसे उसकी रिपोर्ट नहीं है, ऐसा लग रहा था कि जो इंक्वायरी कमेटी बैठाई गई थी वो इसीलिए बैठाई गई थी कि आप कुछ वक्त गेन कर लें। अब कल रात कराची के अंदर भी ये वाक़या हो गया, कोरंगी में, वहाँ पे एक वकील साहब की गाड़ी जो है वो टकरा गई, बल्कि FWO जो है ना, आपको फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, ये बेसिकली तो एक सिविल इदारा है जिसको सपोर्ट जो है फ़ौज की तरफ से किया जाता है, और ये सिविल वर्क के काम लेते हैं, सड़कें बनाते हैं, पुल बनाते हैं, फिर उसके साथ कुछ डैम्स भी बनाते हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होती है। तो ये इदारा जो इंजीनियरिंग इदारा है, जिसका मकसद यही था कि आप जहाँ पे सिविल वर्क होता है तो वहाँ के अंदर अफवाज पाकिस्तान के पास क्योंकि बड़ी इंजीनियरिंग की कैपेसिटी है तो उसे भी ये ठेके मिलने चाहिए ताकि वो काम अच्छा कर सके। तो FWO जो है बड़ा अच्छा काम कर रही है, पूरे पाकिस्तान के अंदर कर रही है। आप किसी जगह पे भी जाएं तो आपको FWO के बोर्ड नज़र आते हैं, बल्कि मियां शवाशी साहब तो इनके बहुत ही फ़ैन हैं और वो अपने सारे प्रोजेक्ट ही जो गवर्नमेंट के हैं वो FWO को देना चाहते हैं। तो वो गाड़ी जो थी एक वकील साहब के साथ टकरा गई और उसके बाद वहाँ पे फटा हो गया सड़क के ऊपर। और कोरंगी जो है बड़ा मसरूफ़ इलाका है, अगर आप वहाँ पे जाके देखें तो वहाँ पे ट्रक्स बहुत होते हैं, बसेस बहुत होती हैं, टैक्सीज बहुत होती हैं। तो वहाँ पे इस टाइप का जब वाक़या होता है तो बहुत ज़्यादा हजूम इकट्ठा हो जाता है। तो वहाँ पे हजूम इकट्ठा हो गया और फिर वकील साहब ने ज़ाहिर है 15 पे फ़ोन करके पुलिस को बुला लिया, और जब पुलिस आई तो वहाँ पे सामने जो FWO का लोग खड़े हुए थे तो वहाँ पे पुलिस के साथ उनका फटा हो गया। जब पुलिस के साथ फटा हो गया तो पुलिस FWO के लोगों को भी पकड़ के ले गई, वकीलों को भी पकड़ के ले गई वहाँ पे। और अब FWO के लोगों का कहना यह है कि उन्होंने वहाँ पे पुलिस ने हमें फेंटा लगाया, हमें मारा पीटा और हमारी बड़ी बेइज्जती की गई। और वकील साहब जो हैं वो ज़ाहिर पुलिस के ऊपर चढ़े हुए थे और पुलिस उनको फेवर कर रही थी। बहरहाल उन्होंने FWO के लोगों ने अपने हेडक्वार्टर में रब्ता किया और वहाँ जो फोर्स थी वो सारी वहाँ पहुँच गई और वहाँ पहुँच के उन्होंने पुलिस वालों को भी उठा लिया, साथ वकीलों को भी उठा लिया। अब जो वकला का ख्याल है या कहना है वो ये कहते हैं जी हमें भी बड़ा मिस हैंडल किया गया, लेकिन बहरहाल जो वकला थे उनको उन्होंने सुबह छोड़ दिया और पुलिस वालों के साथ उन्होंने ठीक ठाक वो सलूक किया जो भावलनगर के अंदर हुआ था। अब इशू बड़ा हो गया और कराची के अंदर थोड़ा से ज़्यादा हालात मुख्तलिफ हैं, तो वहाँ पे पुलिस ने चीफ मिनिस्टर साहब से रब्ता किया, IG साहब ने भी चीफ मिनिस्टर से रब्ता किया और उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब से कहा कि जनाब यहाँ पे पुलिस काम नहीं करेगी तो आप फौरी तौर पे इंटरवीन करें इसके अंदर। तो अब एक अंदर की खबर ये है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने रावलपिंडी रब्ता किया GHQ में और रब्ता करके उसने कहा जी कि यहाँ तो जो हालात हैं ये तो पुलिस काम करना बंद कर देगी और इससे ज़ाहिर अफवाज पाकिस्तान की बेइज्जती होगी। तो यहाँ से फिर उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया गया कि आप इसमें FIR करवाएं
और जिसका जुर्म है आप उसको पकड़ें। अगर FWO के लोग इन्वॉल्व हैं तो उन सब को आप पकड़ के आप गिरफ्तार करें, ताकि ये जो सिलसिला है इसको रुकना चाहिए। नहीं तो जो इंस्टीट्यूशंस हैं सरकारी, वो तो एक दूसरे के साथ लड़ के खप के मर जाएंगे, जो दुरुस्त नहीं है। तो उनको एक ग्रीन सिग्नल दे दिया गया कि आप ये काम कर सकते हैं। अब चीफ मिनिस्टर साहब ने पुलिस को कह दिया है कि आप FIR करवाएं, लेकिन जब तक हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त तक FIR नहीं हुई। और शायद उसकी वजह ये होगी कि FWO जो है वो भी ज़ाहिर कराची के अंदर काम कर रहा है और पुलिस के साथ भी उनका बड़ा अच्छा रिलेशन होता है। तो हो सकता है वो पुलिस वालों को राज़ी कर रहे हैं कि भाई माफ़ कर दो और उसके बाद एहतियात की जाएगी। और पुलिस वाले भी हो सकता है उनको भी अंदाज़ा हो कि अगर हमने ये मामला छेड़ लिया तो कल को हो सकता है कि हमें दोबारा फेंटा पड़ जाए, या फिर ये दिल के अंदर रख लें और फिर हमारे लिए काम करना मुश्किल हो जाए। तो कुछ SSP हजरात हैं जिनके साथ बाकायदा राब्ते के अंदर हैं FWO के लोग, और उनका मिन्नत तरला किया जा रहा है। और दूसरी साइड से जो पुलिस वाले हैं वो भी माफ़ करना चाहते हैं, वो भी अपने जो अहलकार हैं उनको तैयार कर रहे हैं। और अहलकार भी वैसे ज़ाती तौर पर तैयार बैठे हुए हैं कि ठीक है जी मिट्टी पाओ, क्योंकि उनके भी बड़े खांचे हैं। उनको भी अंदाज़ा है कि अगर हम मुअत्तल हो जाते हैं तो फिर ये जो रोज़ाना की दिहाड़ी लग रही है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो दोनों साइडों से को मसला है जिसको मेरा ख्याल है कराची के अंदर जो लोग हैं वो रिज़ॉल्व करवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो फेंटा लगने का प्रोसेस चल रहा है ना फ़र्क, ये बड़ा ख़तरनाक है पाकिस्तान में, कि ये ना हो कि कल को कोई और बड़ा वाक़या पेश आ जाए और दूसरी साइड पे पुलिस वाले भी खड़े हो कि यही हरकत कर दें, तो उससे फिर क्लैश बढ़ जाएगा। लेकिन फौरी तौर पे इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए वैसे मेरा ख्याल है। पुलिस को तो नाजरीन ऐसे लगता है कि घंटा समझ लिया, जिसका दिल करता है बजा के चला जाता है। अब जो अगली स्टोरी की तरफ अपने चलते हैं। नेक्स्ट स्टोरी हमारी बहुत जिसका दिल नहीं करता, एक खास ही तबका है जो बजा के चला जाता है। बिल्कुल जी, ऐसे ही। अच्छा, 2024-25 का बजट पेश हुआ है। आप सुनिएगा, हम आपको बहुत डिटेल से बताएंगे कि एग्जैक्टली इस बजट में हुआ क्या है। आमतौर पर जब बजट स्पीच सुनी जाती है तो समझ नहीं आता कि उसके अंदर है क्या, वो एक नंबर गेम होती है। हम कोशिश करेंगे उन नंबरों को आसान करके पेश करें आपके लिए। तो जो साहब, सबसे पहले तो हम आते हैं तनख्वाहदार तबके पे। तनख्वाहदार तबके पे बेतहाशा टैक्स लग गया है। ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई उनसे बदला लिया जा रहा है। अब 6 लाख से 12 लाख जो लोग सालाना तनख्वाह लेते हैं उन पे 5% टैक्स है। अब जौन से लोग थोड़ा सा बेचारा बेहतर कमाने की कोशिश करते हैं और 12 लाख से 22 लाख जिनकी तनख्वाह है, वो 15% टैक्स देंगे। ये सालाना है। उसके बाद 22 से 32 जिसकी तनख्वाह है, 32 लाख, ठीक है, वो 25% टैक्स देगा। उसके बाद 32 लाख से 41 लाख जिसकी तनख्वाह है वो 30% टैक्स देगा, और इससे ज़्यादा जिसकी है वो 35% टैक्स देगा। तो ऐसे लग रहा है कि गवर्नमेंट ने अपने तमाम अहदाफ जो हैं वो गवर्नमेंट ने अपने तनख्वाहदार तबके से ही पूरे करने का सोच लिया। क्या कहते हैं साहब? वो एक बड़ा पुराना वाक़या है कि एक भाई जो था, 2 भाई रहते थे इकट्ठे। तो एक भाई जो था बुत परस्त था, वो उसने एक बुत बनाया और उसको भगवान मान के तो उसने उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। और जो दूसरा भाई था वो पत्थर के बुत के ख़िलाफ़ था और वो अल्लाह ताला को मानता था। तो अब जो भाई जो अल्लाह ताला को मानता था वो रोज़ बुत की बेहुरमती करके आता था। कभी उसके गले में जूता लटका देता था, कभी उसके मुंह पे स्याही मल देता था। रोज़ाना की बुनियाद पे वो एक गलत हरकत करता था। तो जो बुत परस्त था, एक रात वो जो बुत था उसके ख्वाब में आया, भगवान उसके ख्वाब में आया और उसने कहा कि भाई मेरी रोज़ाना बेइज्जती हो रही है तुम्हारे भाई के हाथ से, और अगर तुमने कल इसको ना रोका तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूँगा। यानी जो बुत को मान रहा है उसकी टांगें तोड़। तो वो जो बुत परस्त है उसने कहा हजूर, अजीब सी बात है कि मैं तो आपको मानने वाला हूँ, मैं तो आपका पुजारी हूँ, तो आप बजाय इसके कि दूसरा आदमी जो बेहुरमती कर रहा है आपकी, वो आपको रोज़ बेइज्जत कर रहा है, तो आप बजाय उसके उसकी टांगें तोड़ें, आप मेरी टांगें तोड़ रहे हैं, तो ये बड़ी ज़्यादती है भगवान, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा। तो वो जो भगवान था उसने कहा भी बात ये है, सीधी बात है, मैं उसको नुकसान कैसे पहुँचा सकता हूँ, वो तो मुझे मानता ही नहीं है। मैंने तो नुकसान उसी को पहुंचाना है जो मुझे मानता है। ये जो तनख्वाहदार तबका है ना फ़र्क, ये गवर्नमेंट को तस्लीम करता है, ये गवर्नमेंट की रिट को मानता है। और जो गवर्नमेंट जो हुक्म करती है चुपचाप ये उसको तस्लीम कर लेता है। और इसीलिए गवर्नमेंट जो है, जो तबका नहीं मान रहा उसका कुछ नहीं बिगाड़ते, और जो इनका मान रहे हैं ना, जो इनकी रिट को तस्लीम कर रहे हैं, उसको ये हर साल मज़ीद रगड़ा लगा देते हैं कि चलो भाई, क्योंकि तुम्हें पिछले साल जो था 40 मन आटा पीसा था हमारे हुक्म के ऊपर, तो इस साल हम तुम्हारी कारकर्दगी देखते हुए अब तुम्हें 80 जो मन होगा वो आटा देंगे, गंदम देंगे, और तुमने वो पीसनी है। या तुमने ये एक चट्टान तोड़ी थी और वो अच्छा किया तुमने, और अब हम तुम्हें 2 चट्टानें दे रहे हैं कि इस साल तुमने वो तोड़नी है। भाई उनसे पूछे कि यार ये तो मान रहे हैं भाई, इनके ऊपर क्यों जुल्म कर रहे हो? जो नहीं मान रहे उसका क्यों नहीं कुछ बिगाड़ रहे? क्योंकि उसका तो आप नहीं बिगाड़ सकते कि वो तो आपको तस्लीम ही नहीं कर रहा।
अब किसान जो हैं यहाँ पर जो ज़मींदार हैं, जो बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, वो तो गवर्नमेंट को नहीं मानते, वो पावरफुल हैं, तो गवर्नमेंट उनका कुछ नहीं बिगाड़ रही। ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो क्योंकि खुद गवर्नमेंट का हिस्सा है, गवर्नमेंट उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। और बहुत सारे जो ताजर हैं उन्होंने माफियाज बनाए हुए हैं, उनके ग्रुप्स हैं, और वो ग्रुप्स जो हैं वो लड़ पड़ते हैं फौरी तौर पे गवर्नमेंट के साथ, तो गवर्नमेंट उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सो फॉर सो इस बार गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि जो फाटा के अंदर जो टैक्स एवियन हो रही है उसके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे, और 30 अरब रुपया उन्होंने टैक्स लगाना था। उसकी वजह ये थी कि अफगान ट्रांसफर ट्रेड के ज़रिए जो बाहर से माल मंगवाया जाता है वो अफ़गानिस्तान के नाम पे आता है, और वो फाटा के अंदर डंप होता है, और सिर्फ उसकी रसीद जो है वो अफ़गानिस्तान जाती है, और वहीं से फिर वो मार्केट के अंदर बेच दिया जाता है। और वो जो माल होता है, वो जो मार्केट के अंदर बिकने वाला माल है, उससे 18% सस्ता होता है, क्योंकि ये माल जो मार्केट के अंदर है वो भी इंपोर्ट हो रहा है, और उसके ऊपर ड्यूटी लग रही है, उसके ऊपर सेल्स टैक्स है और GST है। अब वो जो सेल्स टैक्स है वो 18% है, तो वो ज़ाहिर है सामान जो है, फ़र्ज़ करें कि एक टेलीविज़न मैंने मंगवाया तो वो 18% उसके ऊपर ड्यूटी लग गई, और एक दूसरे आदमी ने अफ़गान ट्रांसफर ट्रेड के ज़रिए मंगवा लिया तो उसको 18% सस्ता पड़ गया, तो वो मार्केट के अंदर 10% सस्ता करके बेच देता है, तो उससे मेरी मार्केट ख़राब हो रही है, क्योंकि मैं तो टैक्स पेयर हूँ। टैक्स पेयर, तो गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि ये 30 अरब रुपये का वहाँ पर टैक्स लगाया जाए ताकि मार्केट जो बराबर की जाए। लेकिन वहाँ पर गणापुर साहब ने शोर कर दिया, उन्होंने कहा कि अगर आपने ये टैक्स लगाया तो हम इस्लामाबाद के ऊपर यलगार कर देंगे। फिर गवर्नमेंट के जो अंदर लोग बैठे हुए हैं, जिसके अंदर अमीर मुकाम साहब हैं, वो हैं राना सनाउल्लाह साहब हैं, इन दोनों ने मुखालफत की। बल्कि अमीर मुकाम साहब का ये कहना था, भाई साहब अगर ये टैक्स लग गया तो हमारी जो KP के अंदर सूरत है वो पहले बड़ी नाजुक है, तो वहाँ से ज़ाहिर है हमारी सीट्स ही नहीं है, तो ये ना हो कि हमारी पार्टी वहाँ से बिल्कुल उड़ जाए। और फाटा के अंदर तो आप मुकम्मल तौर पे फारग हो चुके हैं, तो अब हम वहाँ पे कोई रूट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये 30 अरब रुपया तो वसूल कर लेंगे, लेकिन पार्टी वहाँ से फारग हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ने प्रेशर में आके ये फैसला भी वापस ले लिया, और 30 अरब रुपये जो जहाँ से वसूल हो सकते थे वो नहीं किए। अब ये जो सैलरीज़ के ऊपर टैक्स है, ये IMF ने 45% तक ले जाना का हुक्म दिया था कि आपने 45% तक टैक्स लेके चले जाना है। अब अगर फ़र्ज़ करो कि एक शख्स 35% टैक्स दे रहा है, और उस शख्स को अगर आप 45% पे ले जाएंगे, तो वो शख्स बड़ा इन्फ्लुएंशियल है, और उसके साथ साथ उसका वर्ल्ड एक्सपोजर है। तो गवर्नमेंट का ख्याल ये था कि अगर इस टैक्स को उन्हें 45% किया तो ये पाकिस्तान से उठ के फौरी तौर पर दुबई जाके बैठ जाएगा, और हमारा टैक्स जो है ज़ीरो हो जाएगा। तो ये तो लोग मुल्क छोड़ के चले जाएंगे, या फिर ये टैक्स एविजन करेंगे, या फिर ये वकला को खड़ा कर देंगे, और उसके बाद हम इनसे एक पैसा टैक्स नहीं ले सकेंगे। तो गवर्नमेंट ने बड़ी मुश्किल से निगोशिएट कर करके IMF को राज़ी किया कि हम 75 अरब रुपये पे पहुँच जाते हैं। तो वो जो 300 अरब रुपया था वो 75 अरब रुपये पे आया, वो नीचे आया। ठीक है। और वो जो 75 अरब रुपया है, सारे उससे जो टैक्स स्लैब्स हैं उसके अंदर तब्दीली हुई। पहले ये होता था कि आप अगर 12 लाख तक आपकी इनकम है तो आपका टैक्स नॉमिनल सा होता था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने उसको बढ़ा के 6 लाख तक ले आई है। तो अगर आपकी इनकम 6 लाख रुपए है और आपकी सैलरी 6 लाख रुपए है, तो बस आप समझें कि आप टैक्स नेट में आ गए, और फिर वो टैक्स भी डबल होता चला जा रहा है। तो मेरा ख्याल है ये जो तनख्वाहदार लोग हैं उनके साथ बड़ी ज्यादती है, क्योंकि वो स्टेट को मान रहे हैं। जब स्टेट को मान रहे हैं तो स्टेट उनको मजीद फेंटा लगा रही है। तो स्टेट को कुछ खुदा खौफी करनी पड़ेगी कि ऐसा तो नहीं है कि जो लोग आपको नहीं मान रहे वो तो फ़ायदे में रह रहे हैं और आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हो। जो आपको मान रहे हैं आपने उसको गन्ने की मशीन में डाला हुआ है, आप उसकी मुसलसल रो निकाली जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली तो ये तबका ख़त्म हो जाएगा। अच्छा जॉर्ज साहब, इसमें सब्सिडीज़ का एक जिक्र करूंगा कि जैसे कश्मीर में बिजली की कीमत में 108 अरब रुपए सब्सिडी दी। ज़ाहिर है लोग बाहर निकल आए थे, उन्होंने फेंटा लगा दिया, उन्होंने एंटी स्टेट उन्होंने नारे लगा दिए। जब वो जिन्होंने नारे लगा दी उनको आपने रिबेट दे दी, आपने उनको सब्सिडी दे दी। 108 अरब रुपये वो आप और मेरी जेब से जाएंगे ना जी। बिल्कुल। तो अगर मैं तकरीबन 70 रुपये यूनिट बिजली ख़रीद के इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो कश्मीर आप क्यों 2.5 रुपये या 5 रुपये में आप बिजली दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं आप? तो ये तो ज़्यादती जुल्म है ना जी। या तो पूरे पाकिस्तान के लिए सेम कर दें, और वहाँ पे तो ज़ाहिर सेम नहीं है। वहाँ उसकी वजह यह है कि लोगों ने हाथ में डंडा उठा लिया था। तो जिस शख्स ने डंडा उठा लेना है, मेरा ख्याल स्टेट ने सिर्फ उसी की बात माननी है, बाकी सब लोग जो हैं वो तो ज़ाहिर है फिर तावान ही अदा करेंगे। ठीक है। अब इसके अंदर मैं कुछ चीज़ें बताता चलूँ, मुख्तर वक्त के अंदर कोशिश करूँगा इन्हें कंप्लीट करूँ कि हमारे पास जी जो चीज़ें महंगी होनी जा रही हैं, आप ज़रा नोट कर लीजिएगा। सीमेंट महंगा हो रहा है जी, कागज़ से बनी हुई मसनूआत महंगी हो रही हैं, स्टील से बनी हुई मसनूआत महंगी हो रही हैं, तांबे से बनी हुई, कोयला, सिगरेट महंगी हो रही है, लग्जरी गाड़ियाँ महंगी हो रही हैं, और अगर आप जायदादों की खरीदो फरोख्त करते हैं तो वो भी महंगी होनी चाहिए। बस आप जायदाद ना खरीदें, अब ना खरीदें और ना बेचें, क्योंकि बेचेंगे तब टैक्स आ जाएगा,
और ख़रीदेंगे तो ये वैसे ये जो लिस्ट है ना, फ़र्क इसके अंदर ना रियल एस्टेट को रगड़ा लगा दिया इन्होंने। बस सीमेंट जो है ज़ाहिर है उससे कंस्ट्रक्शन का कारोबार होता है, स्टील जो है उससे कंस्ट्रक्शन होती है, और जो ज़मीनों की खरीदो फरोख्त है उससे भी कंस्ट्रक्शन होती है। तो वो जो एक इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान के अंदर परफॉर्म कर रही थी और जो पाकिस्तान के अंदर परफॉर्म कर सकती है, और कहा जाता है कि रियल एस्टेट जो है वो 60 इंडस्ट्री चलाती है आपके, तो आपने उसको गर्दन से पकड़ लिया। तो जब आपने उसकी गर्दन मरोड़ दी है तो इसका मतलब ये हुआ कि 60 इंडस्ट्रीज बैठ जाएंगी पाकिस्तान के अंदर। इनको तो ये चाहिए था कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसको डेवलप करते। कहते जी कि अगर आप घर बना रहे हैं और अपनी ज़रूरत के लिए बना रहे हैं तो आपको ये फ़ायदे हैं, और यहाँ से आपको टैक्स छूट है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा घर बना सकें, और जब वो घर बनाएंगे तो 60 इंडस्ट्रीज चलेंगी। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर कोई इकनॉमिक पहिया जो वो चले, या लोगों को फ़ायदा हो या गवर्नमेंट को फ़ायदा हो। ठीक है चौधरी साहब, आज का हमारा लास्ट टॉपिक, ये बजट पेश होता है और आपके मियाँ नवाज शरीफ इस बजट के सेशन में मौजूद नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब मौजूद नहीं है, मौलाना फजलुर रहमान नहीं है, बिल्कुल अख्तर मैंगल साहब नहीं है, सारे तो अपने ही ओन नहीं कर रहे बजट। अब ये बड़ा वैसे मिस्ट्री है कि बजट आपने बनाया और गवर्नमेंट उसका प्राइड भी ले रही है, तो कम से कम मियाँ नवाज शरीफ साहब को तो आना चाहिए था उसके अंदर। और बिलावल भुट्टो साहब आए पार्लियामेंट में, लेकिन उन्होंने अपने 3 बंदे गवर्नमेंट के हवाले किए और ख़ुद वो घर चले गए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसे महसूस होता है कि जैसे इस बजट का बर्डन जो है नहीं उठाना चाहती, और मियाँ नवाज शरीफ साहब भी बर्डन नहीं उठाना चाहते। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक इम्प्रेशन है कि ये बजट हमने नहीं बनाया, जिन लोगों ने बनवाया वही पास करवाएं और वही पास करवा सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने वैसे ज़ोर बहुत लगाया, लेकिन ज़ाहिर है अब बजट पास करवाना तो गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किसी और ने राज़ी करना है, वैसे राज़ी हो भी जाएगी और ये बजट हो ही जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा एक इम्प्रेशन देना चाहते थे कि जनाब हम साथ नहीं हैं इस बजट के, और ये जो अवाम के ऊपर जुल्म हो रहा है हम इस जुल्म में शरीक नहीं हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हद के इज़्ज़त का बिल जब गवर्नर साहब के पास पहुंचा तो गवर्नर साहब ने पहले ही कह दिया कि मैं तो ये बिल मंजूर नहीं करूँगा, और जब मंजूरी का टाइम आया तो वो खैबर पख्तूनख्वा तशरीफ़ ले गए और वो छुट्टी पे चले गए। और जब छुट्टी पे चले गए तो पीछे जो स्पीकर साहब थे जिन्होंने पहले बिल पास करवाया था पंजाब असम्बली से, वही पर एक्टिंग गवर्नर बन के उन्होंने उसके ऊपर गवर्नर के दस्तखत भी कर दिए और काम भी हो गया। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम तो अदालतों में जाके इसको चैलेंज करेंगे। सेम इसी तरह ये है कि बजट जो है वो ज़ाहिर पीपल्स पार्टी की मर्ज़ी से बना है, लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये भी कह रही है कि जी हम इस बजट का बर्डन बर्दाश्त नहीं करेंगे, और उसके बाद फिर अच्छे बच्चे बन के इस बजट को पास भी करवा देंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि शायद पब्लिक के अंदर ये इंप्रेशन क्रिएट करना है कि जनाब हम तो आपके साथ हैं। ये जो लोग बैठे हुए ये बड़े ज़ालिम हैं। ठीक नाज़रीन, आपने आज का व्लॉग सुना, 2 चीज़ें मुझे तो समझ आई। एक तो पुलिस 1 घंटा है कि उन्हें स्पेसिफिक लोग बजा जाते हैं, और उसके अलावा बजट से ही अंदाज़ा होता है कि अवाम भी 1 घंटा है, जब उनका दिल करता है गवर्नमेंट का वो हमें बजा लेते हैं। ठीक है, और आवाज़ हमारी जितनी भी ऊंची हो सुनेगा कोई नहीं। इजाज़त दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।